तो भारत का एनुअल बजट आ गया। और देखिए, ये सिर्फ संसद में पेश होने वाले कुछ कागजात नहीं हैं। ये एक ऐसा रोड मैप है जो तय करता है कि हम सब की जेब पर कितना असर पड़ेगा, सड़कें बनेंगी या नहीं, और देश की इकोनॉमी आखिर किस दिशा में जाएगी। तो चलिए इन बड़े बड़े आंकड़ों को जरा आसान भाषा में समझते हैं कि इनका असली मतलब है क्या। तो सरकार की नजर में ये बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, ये एक कोशिश है, एक मजबूत नींव रखने की, जिस पर भविष्य के भारत की इमारत खड़ी होगी। तो सवाल ये है कि ये नींव वाकई कितनी गहरी और मजबूत है। चलिए देखते हैं। तो इस पूरे बजट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सरकार के बड़े विजन की, फिर देखेंगे कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। इसके बाद इंडस्ट्री को क्या बूस्ट मिला है, टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं, और हाँ, आखिर में इस पर हो रही पॉलिटिक्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। बजट का बड़ा दृष्टिकोण। सरकार की नज़र सिर्फ इस साल पर नहीं, बल्कि बहुत दूर 2047 पर है। आखिर ये लॉन्ग टर्म प्लान है क्या? इस पूरे बजट के केंद्र में बस एक ही सपना है, विकसित भारत 2047। मतलब जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक उसे एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बनना है। और सरकार का कहना है कि ये बजट उसी लंबी सड़क पर एक बहुत जरूरी मील का पत्थर है। चलिए, विजन की बात तो हो गई, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी पैसा। आखिर सरकार कितना खर्च कर रही है और कहां कर रही है। चलिए इन बड़े बड़े नंबरों को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो इस साल का कुल बजट है 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 53.5 लाख करोड़। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे सोचना भी मुश्किल है, लेकिन यही वो नंबर है जो देश के एम्बिशंस और प्लान्स का स्केल बताता है। और इस भारी भरकम खर्चे में से एक नंबर है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो है 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा है कैपेक्स के लिए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में ये वो पैसा है जो देश की नींव बनाने में लगेगा, जैसे कि नई सड़कें, रेलवे लाइनें, पोर्ट्स। सरकार का दाव इसी पर है कि ये इन्वेस्टमेंट ही भविष्य में इकोनॉमी को रफ्तार देगा। तो जैसा मैंने कहा, ये कैपेक्स आखिर है क्या? देखिए, ये वो पैसा है जो सरकार लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी भविष्य के लिए संपत्ति बनाने पर खर्च करती है, जैसे नई सड़कें, पुल, फैक्ट्रियां। ये सैलरी या सब्सिडी देने जैसा रोज का खर्चा नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा इकोनॉमी को लंबे समय तक मिलना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल ये 11.2 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गया है। मतलब सीधा सीधा लगभग 9% का जंप। ये साफ दिखाता है कि सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे पर है। लेकिन जाहिर है, जब खर्चा बढ़ता है तो घाटे पर भी नजर रखनी पड़ती है। इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर सरकार की कमाई 100 रुपए है और खर्चा 104 रुपए 30 पैसे, तो ये 4 रुपए 30 पैसे का घाटा है। यही है राजकोषीय घाटा। इस साल ये जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। सरकार की कोशिश है कि इस गैप को कम किया जाए, जो किसी भी इकोनॉमी की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये तो हो गई बड़े नंबर्स की बात। अब देखते हैं कि ये पैसा खास तौर पर किन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहां फोकस है मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर। सरकार कुछ खास सेक्टर्स पर बड़ा दाव लगा रही है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, जो हमारे फोन से लेकर गाड़ियों तक हर चीज का दिमाग है, उन्हें भारत में बनाने पर जोर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स और केमिकल के लिए नए पार्क बनाए जा रहे हैं, ताकि हमें इन्हें इंपोर्ट न करना पड़े। और बायोफार्मा सेक्टर में रिसर्च के लिए भी एक बड़ी पहल है। इन सब का एक ही मकसद है, जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो और भारत दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने। बजट का असर सिर्फ इंडस्ट्री पर ही नहीं, बल्कि शेयर बाजार और इन्वेस्टर्स पर भी सीधा पड़ता है। तो चलिए अब एक ऐसे ही टैक्स बदलाव की बात करते हैं जिसका रिएक्शन हमें तुरंत देखने को मिला। यहां बात हो रही है एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर लगने वाले इस टैक्स को 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या है? ये एक तरह से भविष्य की कीमतों पर दांव लगाने वाले सौदे होते हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि बाजार में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी पर रोक लग सके। और इस ऐलान का असर मार्केट पर फौरन दिखा। जैसे ही यह खबर आई, ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर्स धड़ाम से नीचे गिरे और बजट वाले दिन सेंसेक्स 900 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। इससे पता चलता है कि मार्केट ऐसे बदलावों को लेकर कितना सेंसिटिव होता है।
अब कोई भी बजट आए तो उस पर राजनीति तो होती ही है। एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक बताती है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसमें हजार कमियां निकालता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बजट पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का क्या कहना है। सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी का कहना है कि ये बजट विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने वाला है। जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, उनका तर्क है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इसे दिशाहीन और जन विरोधी तक कह दिया। उनका यह भी कहना है कि उनके राज्य यानी बंगाल के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। और ये आलोचना सिर्फ एक नेता तक ही सीमित नहीं है। जैसे केरल के एमपीज का आरोप है कि उनके राज्य को नजरअंदाज किया गया। उधर यूनेस्को के एक एक्सपर्ट ने स्कूल एजुकेशन के लिए कम बजट पर चिंता जताई और कांग्रेस ने भी इसे फीका बताते हुए कहा कि जितनी उम्मीदें थी बजट उसके आसपास भी नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ है एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म लक्ष्य और दूसरी तरफ है इसकी इफेक्टिवनेस और इंक्लूसिविटी को लेकर उठाए जा रहे सवाल। तो क्या ये विकसित भारत की ओर जाने वाला एक स्मूथ हाईवे है या फिर एक ऐसी सड़क है जिस पर अभी भी कई गड्ढे बाकी हैं? तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर इतना जोर देने वाला ये बजट क्या 2047 के बड़े सपने और आज की जो जमीनी जरूरतें हैं उनके बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य की लंबी दौड़ के लिए आज की जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा हो? खैर, इसका असली जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा।